उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट करने, ये हमने पहले भी स्टार्ट किया था लेकिन थोड़ा सा फिर इसके बारे में बता दूंगा। तो इस चैप्टर का नाम है प्लाज्मा एज ए फ्लूइड, ये हमारा थर्ड चैप्टर है। तो अगर मैं चैप्टर नंबर 3 ये हम स्टार्ट करेंगे अभी। चैप्टर नंबर 3 प्लाज्मा एज ए फ्लूइड। तो ये हमारा थर्ड चैप्टर है। अगर हम लास्ट चैप्टर में देखें तो हमारे पास सिंगल पार्टिकल मोशन हमने डिस्कस किया था। अगर कोई पार्टिकल्स अगर हमारे पास सिंगल पार्टिकल हो उसका हमने बिहेवियर चेक किया था इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। लेकिन अब जो हमारे पास अब चूँकि हमारे पास प्लाज्मा जो है ऑर्डिनरी प्लाज्मा, उसमें टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स तकरीबन 10 पावर 12 आयंस इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स होते हैं। तो इनकी और हमने अगर लास्ट चैप्टर में हम देखें तो वहाँ पे हमने हर पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री भी फाइंड की थी। ट्रेजेक्ट्री ड्रिफ्ट के बारे में पढ़ा था, पोलराइजेशन ड्रिफ्ट और इलेक्ट्रिक ड्रिफ्ट हर पार्टिकल के, क्योंकि हमने सिंगल पार्टिकल लिया था तो वो सिंगल पार्टिकल के लिए था। तो हमारे लिए अगर हमें पता है कि अगर प्लाज्मा जो है तकरीबन 10 पावर 12 आयंस इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, तो हर पार्टिकल के लिए ये कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है प्लाज्मा। तो इसके लिए हम प्लाज्मा को हम ऐसे फ्लूइड लेते हैं। तो उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं फ्लूइड मॉडल हम यूज़ करेंगे इस चैप्टर में। फ्लूइड मॉडल जिसको हम क्रूड मॉडल भी कहते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा बताया था आप लोगों को। क्रूड मॉडल में की स्टेटमेंट ये है कि अब हम पार्टिकल की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ को नहीं देखते, बल्कि हम ओवरऑल जो है वो फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। उसके बाद प्लाज्मा में अगर हम फ्लूइड हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे, क्योंकि अगर हम किसी ऑर्डिनरी फ्लूइड को देखें तो उसमें जो पार्टिकल की मोशन होती है ऑर्डिनरी फ्लूइड में मोशन ऑफ पार्टिकल इज़ ड्यू टू द कोलिजन जो ऑर्डिनरी कोलिजन होती है उसकी वजह से जो फ्लूइड जो है वो मूव करता है। तो ऑर्डिनरी फ्लूइड में जो ऑर्डिनरी कोलिजन होते हैं उसकी वजह से ये फ्लूइड जो है वो मूव करता है। लेकिन अगर हम प्लाज्मा में देखें तो प्लाज्मा में चार्ज पार्टिकल होते हैं। इन प्लाज्मा तो प्लाज्मा में चार्ज पार्टिकल होते हैं। और जब चार्ज पार्टिकल हो तो इसके दरमियान जो है इंट्रैक्शन भी कॉलम इंट्रैक्शन होती है, कॉलम फोर्स इसके दरमियान होता है। तो इनका बिहेवियर जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर हम ऑर्डिनरी फ्लूइड में देखें तो इसकी भी वजह है कि ये हम जो है क्रूड मॉडल हम प्लाज्मा के लिए क्यों यूज़ करते हैं, ये हमें आगे पता चल जाएगा। तो ये यहाँ तक हमने पहले भी डिस्कस किया था इसके बारे में डिटेल से। अब हम स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, क्योंकि फ्लूइड मॉडल अगर हम यूज़ करते हैं तो हम इसमें हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी कैलकुलेट करनी होगी। उसके बाद नेवियर स्टोक इक्वेशन वो भी इसके लिए कैलकुलेट करना होगा प्लाज्मा के लिए। तो ये इक्वेशन फ्लूइड मॉडल में आते हैं। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जिसको मास फ्लो इक्वेशन भी कहते हैं।
तो इसके लिए हम कंसिडर करते हैं कि अगर हमारे पास कंसिडर ए वॉल्यूम ऑफ वी, कोई भी हम वॉल्यूम कंसिडर करते हैं और उसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स है उसको मैं कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करता हूँ। टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, इस वॉल्यूम में जो टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं वो n है। तो अगर मैं नंबर डेंसिटी लिख लूँ या नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर डेंसिटी स्मॉल n, तो ये नंबर डेंसिटी होती हैं और टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल n बाई वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, तो n जो है वो इक्वल होगा n पर यूनिट वॉल्यूम के। अब क्योंकि हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ड्राइव करना है तो उसके लिए हम लेते हैं कि किसी भी वॉल्यूम में से जितने भी नंबर ऑफ़ पार्टिकल किसी टाइम में से किसी टाइम के ऊपर जो है पास होते हैं, रेट ऑफ टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कैन बी रिटन। अगर हम रेट लिख ले कि कितनी स्पीड से पार्टिकल जो है निकल रहे हैं उस वॉल्यूम से, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स तो इसको हम लिख सकते हैं पार्शियल n बाई पार्शियल t, और n चूँकि अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूँ तो ये वॉल्यूम यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे n रह जाएगा, तो इसकी जगह कैपिटल n की जगह मैं लिख सकता हूँ पार्शियल स्मॉल n बाई पार्शियल t डॉट वॉल्यूम। तो ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम हो गया यहाँ पे। तो इसको हमने इस वैल्यू पुट कर दी तो ये रिज़ल्ट आ गया। अब अगर हमारे पास वॉल्यूम जो है वो कोई स्मॉल एलिमेंट हो, डी वी हो, तो टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो है हम अगर उस वॉल्यूम में से फाइंड करें तो उसको हम इंटीग्रेट करते हैं एज ए वॉल्यूम इंटीग्रल पार्शियल n बाई पार्शियल t, और ये हो गया डी वी। तो ये सेम है पार्शियल n बाई पार्शियल t। अगर स्मॉल एलिमेंट वॉल्यूम का हमने कंसिडर किया है तो इसको हम इंटीग्रेट करते हैं एज ए होल वॉल्यूम के ऊपर। अब यहाँ पे एक जो है कंसेप्ट यूज़ करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैटर। कंजर्वेशन ऑफ मैटर का मतलब ये है कि अगर किसी वॉल्यूम में से जितने नंबर पार्टिकल आएंगे उतने ही पार्टिकल वहाँ से निकलेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ कंजर्वेशन ऑफ, अगर ये कंसेप्ट हम यूज़ करें यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, तो ये कहता है कि जितनी पार्टिकल किसी वॉल्यूम में से पास होंगे उतने ही पार्टिकल वहाँ से निकलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वॉल्यूम कैन चेंज ओनली इफ़ देयर इज़ अ नेट फ्लक्स ऑफ पार्टिकल अक्रॉस द सरफेस। तो इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिख दूँ, द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स और जब किसी वॉल्यूम में से पार्टिकल पास होते हैं तो वो किसी सरफेस के ऊपर, वॉल्यूम के सरफेस के ऊपर से ही पास होते हैं, तो उसको हम एज ए फ्लक्स भी कंसिडर करते हैं कि पार्टिकल का फ्लक्स वहाँ से निकल रहा है उस वॉल्यूम से। तो नेट फ्लक्स ऑफ पार्टिकल, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ऑफ वॉल्यूम चेंज ओनली, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी वॉल्यूम में से कब चेंज होंगे, ओनली इफ़
देयर इज़ अ नेट फ्लक्स ऑफ पार्टिकल, वहाँ पे पार्टिकल जो है जब फ्लो करेगा, जब वहाँ पे पार्टिकल का फ्लक्स होगा तब ही उस वॉल्यूम में से पार्टिकल जो है वो चेंज होंगे। नेट फ्लक्स across the surface कंजर्वेशन ऑफ मैटर जो है यही कहता है कि जितनी भी पार्टिकल किसी वॉल्यूम में से अगर वॉल्यूम में से पार्टिकल जो है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल वो चेंज होते हो, और ये कब चेंज होंगे, अगर वहाँ पे जो है पार्टिकल वहाँ से निकल रहे हो, उसका एक फ्लक्स जो है वो निकल रहा हो उस वॉल्यूम से, तो जितने पार्टिकल्स निकलेंगे उतने ही पार्टिकल्स के अंदर आएंगे, तो इसको हम कंजर्वेशन ऑफ मैटर कहते हैं, ताकि टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल हमारे पास कांस्टेंट आ जाए, तो इस वजह से इसको कंजर्वेशन ऑफ मैटर कहते हैं। तो ये जो लास्ट इक्वेशन है हमने यहाँ पे डिराइव किया था इस इक्वेशन को, अगर मैं इस इक्वेशन को यूज़ करूँ यहाँ पर, तो पार्शियल n बाई पार्शियल t इज़ इक्वल टू पार्शियल n बाई पार्शियल t डॉट डी वी, और ये वॉल्यूम इंटीग्रल, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ फ्लक्स की फॉर्म में, क्लोज इंटीग्रल माइनस यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल आ जाएगा, और वॉल्यूम, चूँकि वॉल्यूम 3 डायमेंशन होता है, और इसको अगर मैं ओपन करूँ, डी वी इज़ इक्वल टू डी एक्स डी वाई डी जेड, डी वाई डी जेड एरिया, सरफेस एरिया है एलॉन्ग एक्स एक्सिस, इस साइड का जो एरिया है वॉल्यूम का वो डी एक्स और डी वाई है, डी वाई और डी जेड है, और ये डी एक्स इस तरह चेंज होता है। ये हमारे पास कोई वॉल्यूम है और यहाँ से पार्टिकल जो है निकल रहे हैं, तो इस सरफेस का जो एरिया है डी वाई डी जेड है, और ये डी एक्स एलॉन्ग एक्स एक्सिस पार्टिकल निकल रहे हैं, और ये पार्टिकल किसी रेट के साथ ही जा रहे हैं, तो इसको मैं अगर यहाँ पे इस तरह भी लिख सकता हूँ, एन यू डॉट डी एस, क्योंकि इसका डी एक्स यहाँ से डी एक्स डी वाई डी जेड है, डी एक्स बाई डी टी इक्वल होगा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल डी एक्स बाई डी टी, तो ये यहाँ पे यू जो है यू इज़ इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी है एलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो अब ये एन यू इज़ द फ्लक्स ऑफ ए पार्टिकल्स, एन यू represent the flux of particle, तो ये पार्टिकल फ्लक्स फ्लो ऑफ ए पार्टिकल है, फ्लक्स फ्लो ऑफ पार्टिकल को कहते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल n है, और यू इसकी वेलोसिटी है, तो जितनी पार्टिकल वहाँ से फ़्लो करेंगे उसको हम फ्लक्स ऑफ पार्टिकल कहते हैं। यहाँ पे नेगेटिव साइन का मतलब यह है कि अगर पार्टिकल जो पार्टिकल किसी वॉल्यूम से निकल रहे हों उनकी जो तादाद होगी वो कम होगी, और जितने पार्टिकल उस वॉल्यूम के पार्टिकल और जो फ्लक्स बाहर निकल रहा हो वो कम होगा, तो जो फ्लक्स बाहर निकल रहा हो इस वजह से उसके साथ नेगेटिव साइन आता है, क्योंकि वो बहुत कम होता है, उसकी जो पार्टिकल्स है वो कम होंगे और जो वॉल्यूम के अंदर होंगे वो ज़्यादा होंगे। तो इसको अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, नेगेटिव साइन indicates that in outward flow decreases as the change
change on left in वॉल्यूम। अगर हमारे पास कोई वॉल्यूम हो, अब यहाँ पे इस वॉल्यूम से पार्टिकल का फ्लक्स जो है वो यहाँ से निकल रहा है, जिसको NU से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वॉल्यूम के अंदर और पार्टिकल जो है वो आ रहे हैं, तो इस वॉल्यूम के ऊपर जो नेट फ्लक्स होगा, इस यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं वो जो निकल रहे हैं उसकी वैल्यू कम होगी इस वॉल्यूम के अंदर जो पार्टिकल है, तो इस वजह से इसके दरमियान जो है इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाता है। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डाइवर्जेंस थ्योरम। तो यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर दिस इक्वेशन, यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम, और डाइवर्जेंस थ्योरम कहता है कि अगर हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट कोई भी वेक्टर फील्ड हो, जिसको मैं यहाँ पे सपोज करता हूँ ए हमारे पास कोई वेक्टर फील्ड है, उसकी डाइवर्जेंस हो रही है किसी वॉल्यूम से dv से, या डीटा भी लिख सकते हैं, तो ये इक्वल होगा सरफेस इंटीग्रल ए डॉट ds, या ds लिखते हैं, तो सरफेस इंटीग्रल के इक्वल होगा। अब यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल है तो इसको मैं चेंज करूँगा वॉल्यूम इंटीग्रल में। ये इस इक्वेशन फिर इस तरह बन जाएगा, पार्शियल n बाई पार्शियल t इज़ इक्वल टू माइनस, ये सरफेस इंटीग्रल है तो इसका वॉल्यूम इंटीग्रल इस चीज़ के इक्वल होगा। यहाँ पे NU जो है वो किसी भी वेक्टर फील्ड को रिप्रेजेंट करता है कंपेयरिंग विद दिस इक्वेशन, तो ए यहाँ पे इक्वल है NU के। तो ये इसका जो ये सरफेस इंटीग्रल है तो ये चेंज हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल में, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट NU इंटू dv, और ये क्वांटिटी जो है ये इस चीज़ के इक्वल है, तो ये इक्वेशन बन जाएगा पार्शियल n बाई पार्शियल t वॉल्यूम इंटीग्रल dv इज़ इक्वल टू माइनस इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट NU इंटू dv। तो ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा पार्शियल n बाई पार्शियल t इज़ इक्वल टू माइनस डेल डॉट NU। तो इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करते हैं, पार्शियल n बाई पार्शियल t, अगर मैं इस इक्वेशन को इस टर्म को इस साइड पे ले आऊँ तो ये बन जाएगा प्लस डेल डॉट NU इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कंटिन्यूटी इक्वेशन आ गया, तो इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो गया। अब हमें पता है कि देयर आर प्लाज्मा में स्पीशीज़ जो है वो 3 तरह के स्पीशीज़, अगर वीकली आयनाइज्ड प्लाज्मा हो, इन वीकली आयनाइज्ड प्लाज्मा देयर आर 3 स्पीशीज़, तो वहाँ पे 3 स्पीशीज़ होंगे। इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, आयंस भी होते हैं, और उसके साथ न्यूट्रल एटम भी होते हैं। तो हर इन तीनों स्पीशीज़ के लिए ये इक्वेशन भी सेपरेट होगा।
इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पे Ne आ जाएगा, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे, यहाँ पे भी नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे। अगर हम इस इक्वेशन को न्यूट्रल एटम के लिए लिख दें तो यहाँ पे न्यूट्रल एटम की जगह यहाँ पे स्मॉल n लिखेंगे। अब 3 स्पीशीज़ के लिए भी ये इक्वेशन डिफरेंट होगा, सबके लिए अलग अलग होगा। तो अगर हमारे पास फुली आयनाइज्ड प्लाज्मा हो, फुली आयनाइज्ड प्लाज्मा में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और आयंस होते हैं, कोई न्यूट्रल एटम नहीं होता। तो ये जो इक्वेशन बनेगा वो सिर्फ आयंस और इलेक्ट्रॉन्स के लिए बनेगा। इन फुली आयनाइज्ड प्लाज्मा ओनली इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। फुली आयनाइज्ड प्लाज्मा में हमारे पास सिर्फ आयंस और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये इक्वेशन भी आयंस और इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी होगा सिर्फ। तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अबव इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। अब हम जो है इक्वेशन ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन वो स्टार्ट करेंगे। इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कांस्टेंट मोमेंटम के लिए हम इक्वेशन जो है वो डिराइव करेंगे, क्योंकि ये हम आगे यूज़ करेंगे ये प्लाज्मा के लिए। जिस तरह कंटिन्यूटी इक्वेशन में हम आयंस और इलेक्ट्रॉन के लिए यूज़ कर सकते हैं, इस तरह हम इक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वो भी यूज़ करेंगे। फ्लूइड इक्वेशन में ये भी आता है। तो इसके लिए हम कंसिडर करते हैं कोई स्मॉल एलिमेंट ऑफ फ्लूइड। कंसिडर a small element of fluid जो कि मूव कर रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। प्लाज्मा के अंदर जो है हमें पता है कि डिफरेंट स्पीशीज़ होते हैं, तो हम एक जनरल कोई भी प्रॉपर्टी प्लाज्मा कंसीडर करेंगे। उसकी डेंसिटी भी, पार्टिकल की डेंसिटी भी हो सकती है, मोमेंटम भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकती है, वॉल्यूम भी हो सकता है। तो हम कोई भी जनरल जो है उसकी प्रॉपर्टी कंसीडर करेंगे। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम एक जनरल प्रॉपर्टी प्लाज्मा की लेंगे, जिसको हम मैं यहाँ पर लिख दूँगा। कंसीडर any general property F, इसको मैं F नाम देता हूँ। ये वॉल्यूम भी हो सकता है, डेंसिटी भी हो सकती है, मोमेंटम भी हो सकता है। तो इस F को मैं लिख सकता हूँ dF। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी जो है, क्योंकि फ्लूइड मूव करता है तो उसकी जो है टाइम के साथ उसमें चेंज आ जाता है, डेंसिटी भी वेरी हो जाती है टाइम के साथ साथ, मोमेंटम भी टाइम के साथ चेंज हो सकता है। तो इसको हम डेरिवेटिव फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। डी, ये कैपिटल डी है, कैपिटल डी डिवाइड बाई कैपिटल
एफ कैपिटल डी एफ और डिवाइडिंग बाय कैपिटल डी इंटू टी। तो ये इस तरह भी ये सेम है डी एफ बाई डी टी, लेकिन यहाँ पे हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंशिएशन को, और ये हमें पता है कि इक्वल होता है डिराइवेटिव की डिफिनेशन के मुताबिक डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल एफ और डेल टी। तो डिराइवेटिव जो है इस चीज़ के बराबर है, जो कि हम पहले भी ये आप लोग पढ़ चुके हैं। डिराइवेटिव डिफिनीशन ऑफ डिराइवेटिव है। तो इसको अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिराइवेटिव से ओपन करूँ, चूँकि अगर ये जो प्रॉपर्टी है अगर ये स्पेस और टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, तो स्पेस के लिए मैं आर लिखता हूँ और टाइम के लिए टी। तो एफ जो है इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, इन दोनों वेरिएबल के ऊपर। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिराइवेटिव यूज़ करूँ तो डी एफ बाई डी टी इज़ इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ इंटू आर प्लस डेल आर टी प्लस डेल टी। एफ में जब चेंज आएगा तो वो स्पेस में विद रिस्पेक्ट टू स्पेस भी आएगा और विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी आएगा, या पोजीशन भी आएगा। विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी आएगा माइनस जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है एफ ऑफ आर ऑफ टी डिवाइडिंग बाय डेल टी। तो ये हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिराइवेटिव से इसको हम यू डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हम यूजिंग टेलर सीरीज़ तो इसको हम टेलर सीरीज से ओपन करते हैं इस टर्म को, इन दोनों टर्म को। तो टेलर सीरीज़ हमें पता है कि अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल होगा एफ ऑफ ज़ीरो ऑर्डर डिराइवेटिव प्लस एफ प्राइम ऑफ ज़ीरो वन फैक्टोरियल और इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस ए, यहाँ पे एक्स माइनस ए आता है, प्लस 1/2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम ऑफ ज़ीरो इंटू एक्स माइनस होल स्क्वायर प्लस सो ऑन। तो ये इस चीज़ के इस तरह हमारे पास टेलर सीरीज़ हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों का सिर्फ यहाँ तक है आज का लेक्चर। तो हम नेक्स्ट जो है ये टॉपिक आगे फिर स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा।